नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम यूपीएससी की तैयारी आपकी करा रहे हैं और अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए भी यहाँ पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और हम आपको वो सच्चाई और उस रियलिटी के साथ तैयारी कराएंगे जिससे आप अभी तक अवगत नहीं थे। तो हमारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसी के अंतर्गत आज का हमारा जो सवाल है उसे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आज का हमारा जो सवाल है ये हमारे जीएस पेपर 3 से है। जीएस पेपर 3 की अगर हम बात करें तो उसी में जीएस पेपर 3 में ही हमारा इकोनॉमी का सेक्शन पूछा जाता है। इसमें हमारा प्रश्न ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इम्पोर्टेंट शब्दावली है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ये शब्दावली हमारी जीएस पेपर 3 के सिलेबस के अंदर भी आई है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न हमारा यूपीएससी मेंस का है, यूपीएससी में पूछा गया है पहले, शायद वर्ष 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है और ये 150 शब्दों में लिखना है, तो सब सीमा की भी हम ध्यान रखेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा। अब ये देखिए कि जो मैंने बताया था आपको पहले सिलेबस जब हमने डिस्कस किया है जीएस 1, 2, 3, 4 का मैंने अलग से सिलेबस डिस्कस किया है। यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए। तो उसमें ये लिखा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है और इससे कृषकों को क्या निम्न आय से कैसे बचा सकते हैं। तो इंग्लिश में एक बार मैं रीडिंग इसकी कर देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस and how will MSP rescue the farmers from the low income trap। तो हमें क्या करना है, इसका सबसे मेन की पॉइंट तो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये प्रश्न 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो ये देखना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। इसके बाद ये देखना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों के लिए कैसे उनको जो निम्न आय का फंदा है, लो इनकम ट्रैप है, उससे मदद करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं एमएसपी जो है हमारे कृषकों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाने से एक किसानों को ये सुनिश्चित हो जाता है कि उनकी फसल का दाम उनको क्या मिलने वाला है। फसल की बुआई से पहले एक बार ये एमएसपी का ऐलान सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आइए हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमको भूमिका लिखनी होती है। भूमिका में हम देखते हैं कि खरीफ और रबी सबकी निश्चित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं पर के आधार पर तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा फसलों की बुआई के मौसम के आरंभ में ही की जाती है। इस मूल्य पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाली फसलों को खरीदती है। इसमें जो हमारी मंडियां हैं उनके द्वारा किसानों की जो फसल है उसको सरकार खरीदती है। तो ये इसमें देखना है और ये 2 इम्पोर्टेंट इसमें ये है अपनी कृषि लागत और मूल्य आयोग और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, यानी ये 2 जो इनके द्वारा इस एमएसपी का ऐलान किया जाता है सरकार के द्वारा। और आगे हम देखते हैं इसकी मेन बॉडी में क्या करेंगे। मुख्य भाग में ये देखेंगे कि एमएसपी कृषकों को निम्न आय के फंदे से निम्नलिखित प्रकार से बचाती है। ये हेडिंग देने के बाद हम इसके नीचे कुछ पॉइंटों में अपना आंसर लिखेंगे कि कृषि को फसल बुआई के लिए एमएसपी और एमएसपी की घोषणा से प्रोत्साहन मिलता है। जब आपको पता होगा कि आप जो फसल बोने वाले हैं उसका हमें क्या दाम मिलेगा, तो आप उसके लिए अच्छी लागत लगाएंगे, अच्छा उत्पादन करेंगे, अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाएंगे और जिससे फसलों की उत्पादकता भी बढ़ती है। सरकार के द्वारा एमएसपी की घोषणा होने से यह भी
सुनिश्चित हो जाता है कि फसल का दाम एमएसपी से कम तो नहीं मिलेगा। ये एक सुनिश्चित हो जाता है कि जो हमें सरकार ने एमएसपी की घोषणा की है उसके नीचे का फसल का दाम हमें सरकार के द्वारा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर वास्तविकता में देखें तो ये पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि मंडियों की संख्या कम है और जो छोटे और लघु किसान हैं उनकी मंडियों तक पहुँच नहीं है। तो हम अगले पॉइंट में अपना देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं भी रहती हैं कि बाजार जोखिम से सुरक्षा मिलती है। यहाँ पर जो हमें मार्केट रिस्क है किसान का कि फसल हमारी बिकेगी नहीं बिकेगी, उसका क्या दाम रहेगा, उससे भी हमें एक सुरक्षा यहाँ पर मिलती है। दूसरा, किसानों की आय स्फीतिकारी प्रभावों से सुरक्षित रहती है, क्योंकि हर साल जब एमएसपी की घोषणा की जाती है तो उसमें जो महंगाई, स्फीतिकारी का मतलब है महंगाई का भी ध्यान रखा जाता है और उसी हिसाब से हर साल ये बढ़ाई जाती है। और एमएसपी के अंतर्गत लगभग 23 फसलों को रखा गया है, 23 फसलों को अभी रखा गया है। तो अन्य फसलें जो हम बो रहे हैं उनकी एमएसपी का क्या होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। तो निम्न आय के फंदे से कुछ किसानों को ही लाभ मिलता है, कुछ किसानों को ही लाभ मिलता है, अन्य किसानों का क्या होगा, क्योंकि लगभग 70% किसान हमारे देश में निवास करते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ छोटे किसानों को अभी एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। बड़े किसानों की पहुंच ही मंडियों तक है। जो छोटे किसान हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उनके पास अपना माल वहां तक पहुंचाने की, तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनका खेत से जो फसल है सीधी मंडियों तक जा सके। तो ये सारी समस्याएं भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि शब्दों की सीमा है, तो इसे हम अपने अपने अनुसार मॉडिफाई करेंगे अपने आंसर को। देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये अब इसका एक छोटा सा निष्कर्ष देंगे कि निष्कर्ष क्या है। अतः कृषकों को कौन निम्न आय के फंदे से निकालने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों की पहचान को मंडी तक लाना होगा। जो हमारी लघु और सीमांत किसानों की संख्या है वो 86% है। जो ओवरऑल हमारे कृषक हैं उसमें 86% लघु और सीमांत किसान हैं। तो उनकी पहचान कर करके उनको मंडियों से जोड़ना होगा, जिससे कि उन्हें इसका लाभ मिल सके और वो निम्न आय के फंदे से बच सके। निम्न आय के फंदे से बचने के बाद मंडियों की संख्या एक बढ़ानी होगी हमें, ये हम अपने निष्कर्ष में ले सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष जो है वे फॉरवर्ड यानी कि आगे भविष्य में क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं तो वो लिखना होगा। मंडियों की संख्या बढ़ानी होगी। सरकार की जो एक मंडियों की ई-नैम पहल है वह इसमें सहायक के रूप में देखी जा रही है। तो यहाँ पर हम इस तरह से अपनी सरकार ने जो पहल चलाई है उसका भी उदाहरण दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आज का हमारा आंसर यहीं कंप्लीट होता है। इसी तरह आपको इस सीरीज में आपको अन्य आंसर राइटिंग्स के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, सभी विषय के मिलते रहेंगे, क्योंकि ये जीएस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। और इससे आपको अगर डेली आप इसके साथ साथ अपना 1-2 आंसर का प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिखकर देखते रहेंगे, तो आपको इससे सुनिश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर आप हमें भी अपना आंसर लिखकर भेजना चाहें कि सर हम किस तरह का आंसर लिख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं 9258579916। यहाँ से आपको आंसर राइटिंग का किस तरह का आपने आंसर राइटिंग किया है वो चेक करके बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप अपने आंसर का फोटो खींच करके भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम आपकी मदद करते रहेंगे, आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। आपको लगातार यहाँ से यूपीएससी और अन्य पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए मदद मिलती रहेगी। आपको आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।